नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है सेल बायोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सेल के कुछ बचे हुए पार्ट और हमारा रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल ऑलरेडी हमारे पास में टॉपिक चल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आज हमारे टॉपिक की जो शुरुआत है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बेटा अपन कई चीजें इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम जो प्लाज्मा झिल्ली पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, मानव की आरबीसी के अंदर पढ़ रहे हैं। कन्फर्म है ना बेटा, मानव की आरबीसी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं। आरबीसी की नेचर होती कैसी है, कैसी नेचर होती है अपन बोलेंगे। इसमें हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, लिपिड मिलेगा। इसमें हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कन्फर्म है बेटा, चीजें पाई जा रही हैं। ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा इसके अंदर बेटा, 52% प्रोटीन मिलेगा, 40% इसके अंदर क्या मिल सकता है, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है बेटा वो 1 से 8% तक हो सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक लवणों की उपस्थिति जो होती है वो हो सकती है इसके अंदर। कन्फर्म है बेटा, सभी को याद रहेगा ये चीज। आगे चलता हूं, प्लाज्मा झिल्ली की नेचर कैसी थी, मैंने कैसी बताई थी। नंबर 1 पे यह एक प्रकार की चयनात्मक झिल्ली है। सिलेक्टिव परमिबिलिटी पाई जाती है इसके अंदर। हम कह सकते हैं विभेदात्मक परत है ये, विभेदात्मक झिल्ली है ये, विभेदात्मक परत होती है। हम कह सकते हैं ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है बेटा ये, अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ओके, बेसिकली इसकी नेचर जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है फास्फोलिपिड की। कैसी होती है बेटा, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ये चीजें भूलना नहीं है, याद रखना इन बातों। ठीक है बेटा, यहां प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बहुत सारे नाम आए थे। किसी ने इसको जीव द्रव्य कला नाम दिया, किसी ने इसे कोशिका कला नाम दिया। ठीक है, किसी ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। किसी ने इसे प्लाज्मा झिल्ली कहा, प्लाज्मा झिल्ली कहा। अब आपको ना मैं सीरियल वाइज में करवाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कंफर्म याद रखना पहली बात। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो इसके नंबर 1 पे क्वेश्चन लिखो। देखो हेडिंग डालो जेट, जेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिखो बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर 1 पे लिखे। सबसे पहला शब्द अपना आता है बेटा कोशिका कला। ये जो कोशिका कला आपके पास में ये टॉपिक पड़ा हुआ है, ये कितनी बार जेट के अंदर आया हुआ है, ये कोशिका कला। ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट में आया हुआ है बेटा, कोशिका कला। कोशिका कला नाम किसने दिया, तो इसके ब्रैकेट में नाम लिखोगे बेटा आप, सी क्रैमर तथा नेगली। क्या नाम लिखोगे इसके लिए, सी क्रैमर तथा नेगली, सी क्रैमर तथा नेगली। नेगली है बेटा ये, नेगाली नहीं है, नेगली। सी क्रैमर तथा नेगली ने कोशिका कला सबसे पहले नाम दिया। जेट के पेपर में 3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है बेटा, अपने याद रखिएगा बात से। कंफर्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा जी जीव द्रव्य कला। फर्स्ट नंबर के ऊपर जो पड़ा हुआ है, जीव द्रव्य कला नाम किसने दिया, तो क्या बोलोगे, J.Q. प्लॉव। क्या नाम था इसका, J.Q. प्लॉव। ये लो बेटा, J.Q. प्लॉव, ये एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले जीव द्रव्य कला नाम दिया। कन्फर्म याद रहेगा। फिर बोल रहा हूं, ये समस्त नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं, कोशिका कला के हैं, प्लाज्मा झिल्ली के हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। भूलिएगा नहीं ये बात,
लेकिन अलग अलग समय के अंदर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इन क्वेश्चनों के बारे में बताया गया, इनके नामों की विवेचना की गई। ये नाम विभिन्न जेट की, सीओटी की प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये बार बार पूछे जा चुके हैं। तीसरा नाम लिखे बेटा जी, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। अब जो प्लाज्मा झिल्ली जो है, ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में अगर बात आती है कि प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया, तो प्लाज्मा झिल्ली जो नाम है ना बेटा, सामान्यतः किसी भी कोशिका में पाई जाने वाली महीन परत को कहा जाता है, जो बेसिकली सेल वॉल के साथ में पाई जाती है। ये एक महीन परत होती है, लचीली, फ्लेक्सिबल, पतली परत होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में ये जानी जाती है। ये कॉमन शब्द है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। उम्मीद करता हूं सभी को ये याद रहेंगे, भूलोगे नहीं आप। सेकंड फैक्ट क्या आता है, आप प्लाज्मा झिल्ली के 5 से 6 मॉडल के बारे में पढ़ोगे। 5 से 6 मॉडलों में हमारे जेट के सिलेबस में केवल 3 ही मॉडल हैं। कितने मॉडल हैं? हमें इन 3 मॉडलों के बारे में पढ़ना है। पहला बात देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर होती है प्रोटीन, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन। कंफर्म हुआ? अब ये जो स्तर है इसको बोलेंगे बाहरी स्तर। कैसा स्तर बेटा? ये हो गया आउटर स्तर। सुन लो पहले ध्यान से। और ये स्तर कौन सा है? इसे बोलेंगे इनर स्तर। क्या बोलेंगे? इनर स्तर, आंतरिक स्तर कहेंगे। बोल दिया। अब दोनों स्तरों के बीच में ये जो लिपिड पाया जा रहा है, ये क्या पाया जा रहा है बेटा? लिपिड पाया जा रहा है। लिपिड का स्तर कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है बेटा? दोहरा स्तर पाया जाता है। और लिपिड जो होता है वो हमेशा कहां पाया जाएगा बेटा? मध्यम स्तर में पाया जाएगा। कौन से स्तर में पाया जाएगा? मध्यम स्तर में पाया जाएगा। लिपिड की नेचर कैसी होती है, लिपिड की प्रवृत्ति कैसी होती है? हम बोलेंगे तरलीय प्रवृत्ति का होता है। कैसी प्रवृत्ति का होता है बेटा? ये तरल प्रवृत्ति का होता है। लिपिड की नेचर कैसी मिलेगी? तरल प्रवृत्ति मिलेगी। ये लो जी, लिक्विड नेचर बोल दिया हमने इसको। क्या बोल दिया बेटा? लिक्विड नेचर बोल दिया। लिक्विड है ये, तरल अवस्था हमेशा कौन प्रदर्शित करेगा? लिपिड प्रदर्शित करेगा। यहां तक सभी को डाउट्स क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहां तक? चलूं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मॉडल, जिनके अलग अलग स्तर में क्वेश्चन आए हुए हैं जेट के पेपर में। अलग अलग इनकी प्रकार की भूमिका होती है। कैसे होती है सुने ध्यान से। नंबर 1, सबसे पहला मॉडल जो आता है इसे कहते हैं बेटा सैंडविच मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा? सैंडविच मॉडल। प्लाज्मा झिल्ली का सैंडविच मॉडल। हिंदी में लिख लेना बेटा आप इसको। सैंडविच मॉडल कहा जाता है इसे। प्लाज्मा झिल्ली का सैंडविच मॉडल कहा जाता है। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? सबसे पहली बात आती है, इसको प्रपोज करने वाला बंदा कौन था? इसका प्रपोज करने वाला था डैनियल। क्या नाम था बेटा? डैनियल एंड डेवसन। डैनियल और डेवसन ने सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के सैंडविच मॉडल का क्या किया? प्रतिपादन किया। कन्फर्म? इस बंदे ने कुछ विशेषताएं बताई। क्या बताई? इसने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये एनसीईआरटी बोर्ड कथन के मुताबिक 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी होती है बेटा? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी एक स्तर पाया जा रहा है, जिसमें बाहर की ओर प्रोटीन, भीतर की ओर क्या मिलेंगे आपको? लिपिड मिलेगा। क्या मिलेगा? लिपिड मिलेगा। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में प्रोटीन है। ये क्या है हमारे पास में? ये प्रोटीन पाया जा रहा है। ये प्रोटीन है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है? इधर भी प्रोटीन है। ये भी प्रोटीन। इनके बीचों बीच में क्या मिलेंगे आपको? इनके बीच में क्या मिल रहे हैं बेटा अपने को? लिपिड्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा?
ये लिपिड पाए जा रहे हैं इस तरीके से, ये लिपिड पाए जा रहे हैं इस तरीके से। इनके बीच में क्या मिलेंगे? लिपिड मिलेंगे। अब ये प्रोटीन स्तर है, ये प्रोटीन स्तर कितना मिलेगा आपको? ये प्रोटीन लेयर हो गया, एक सेकंड बेटा, ये कलर चेंज कर लेते हैं। ये प्रोटीन स्तर है, बीच में क्या मिल रहा है बेटा अपने को? अपने को लिपिड स्तर मिल रहा है। लिपिड स्तर कैसा है? द्विआण्विक स्तर है। कैसा बेटा? द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। इसको बोलेंगे बाहरी स्तर, इसको बोलेंगे भीतरी स्तर, भीतरी स्तर बोलेंगे। अब देखो इनके यहां बीच में कौन कौन से बंध पाए जा रहे हैं? दुर्बल बंध पाए जा रहे हैं। क्या बंध पाए जा रहे हैं बेटा? एक सेकंड, कैसे बंध मिल रहे हैं बेटा यहां पे अपने को? यहां पाए जाएंगे दुर्बल बंध। कैसे पाए जाएंगे बेटा? दुर्बल बंध पाए जाएंगे। जबकि ये लिपिड के साथ में और प्रोटीन के साथ में जो यहां वाली जो बॉन्डिंग हो रही है, ये वाली जो बॉन्डिंग हो रही है, ये वाली बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा? ये वाली यहां जो बंध पाए जा रहे हैं, ये बंध कैसे पाए जाएंगे? ये मिलेंगे प्रबल बंध। कैसे मिलेंगे बेटा? प्रबल बंध मिलेंगे। दुर्बल बंध जहां पाए जा रहे हैं, दुर्बल बंध को क्या बोलोगे आप? जल विरागी। क्या बोलोगे बेटा? जल विरागी। ये कौन से सिरे हैं इनके? इनके बोलेंगे जल विरागी सिरे। इसको बोलेंगे अपन जल विरागी सिरे पाए जाते हैं। जबकि प्रबल बंध जहां पाए जा रहे हैं, लिपिड जब प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा तो यहां कौन से मिलेंगे? यहां बोलेंगे जल स्नेही। क्या बोलेंगे बेटा? जल स्नेही सिरे कहेंगे। जल स्नेही पाए जाएंगे। वाटर के साथ में इनका क्या होगा बेटा? लिंक होगा। जल के साथ में स्नेहन पाया जाता है। जबकि लिपिड के बीच में कौन से बंध पाए जाएंगे बेटा? जल विरागी बॉन्ड पाए जाएंगे, हाइड्रोफोबिक। और यहां कौन मिलेंगे? हाइड्रोफिलिक। कौन से मिलेंगे? हाइड्रोफिलिक बंध मिलेंगे। पहला मॉडल सैंडविच मॉडल, डैनियल डेवसन का मॉडल क्या बोलता है? सैंडविच क्या है? बाहर की ओर रखे हुए दो ब्रेड, मान लो एक ब्रेड हमारा ये आ गया, एक ब्रेड हमारा ये आ गया। ये दोनों ब्रेड क्या हैं? अरे बोलो क्या है? ये प्रोटीन है। और इनके बीच में पाई जाने वाली जो नूडल्स होती हैं सारी की सारी, ये वाली, ये जो मटेरियल डाला हुआ है इसके अंदर, प्याज प्यूज और लटर पटर जो कुछ भी डाला हुआ है, ये सारा मैटर क्या है इसके अंदर बेटा? कैसा मैटर है ये? लिपिड। लिपिड का कौन सा स्तर? द्विआण्विक स्तर। कैसा स्तर बेटा? द्विआण्विक स्तर। ये है डैनियल और डेवसन का सैंडविच मॉडल। क्या इसमें बताने लायक कुछ है? इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है, इसने बोला कि 75 से 100 एरंगस्ट्रॉम मोटी एक त्रिस्तरीय संरचना होती है, जिसमें ऊपर की ओर प्रोटीन, नीचे की ओर प्रोटीन और बीच में लिपिड का द्विआण्विक स्तर पाया जाता है। यह है डैनियल और डेवसन का सैंडविच मॉडल, पहला मॉडल। फटाफट करें, सेकंड मॉडल पे चल रहा हूं बेटा मैं। चलो आगे स्लाइड पे, जल्दी करें। इससे फिर क्वेश्चन लिख लें आप। एक क्वेश्चन लिखें इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखें, अगर आपने बना दिया हो, छोटा सा एक ही क्वेश्चन लिखवाऊंगा, एक बार पेपर में आया हुआ है ये, इसका दूसरा नाम पूछा गया था। सैंडविच मॉडल को ट्राइलैमिलर मॉडल भी कहा जाता है। सैंडविच मॉडल को ट्राइलैमिलर के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। 2000 लगभग 21 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राइलैमिलर मॉडल। ट्राइलैमिलर मॉडल, ट्राइलैमिलर मॉडल के नाम से जानते हैं बेटा इसको, याद रहेगा। इसमें एक प्रश्न और आया हुआ है। क्या आया हुआ है कि इस स्तर के अंदर हमने पढ़ा प्रोटीन बाहर, फिर प्रोटीन नीचे, और बीच में क्या पाया जा रहा है? लिपिड पाया जा रहा है। तो प्रोटीन कितने एरंगस्ट्रॉम पाया जाता है? बोलेंगे 20 एरंगस्ट्रॉम। कितने एरंगस्ट्रॉम है बेटा?
20 एंगस्ट्रॉम मोटा, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा, और ये बीच वाला स्तर कितना है बेटा, ये बीच वाला, इसको बोलेंगे 35 एंगस्ट्रॉम मोटा स्तर पाया जाता है। ठीक है, 20 कितना हो गया, 40 और 35 75, तो हो गया ना 75 से 100 के बीच में, 75 से 100 के बीच में। कई किताबों में ये 25 एंगस्ट्रॉम लिखा होगा, ये 25 लिखा होगा, ठीक है, ये बीच में 40 दिया होगा, तो उसका कोई डाउट नहीं है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 स्तर पाए जा रहे हैं, दोनों प्रोटीन स्तर जो होंगे वो 20-20 एंगस्ट्रॉम के होंगे, और लिपिड का द्विआण्विक स्तर कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 35 एंगस्ट्रॉम का होता है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम की संरचना आपके सामने पेश हो गई है। पहला काम, इसकी कमी सुन लो, कमी सुन लो इसकी, आगे इकट्ठी लिखवाऊंगा, 2 मॉडल की इकट्ठी लिखवाऊंगा। कमी क्या है, माना ये सैंडविच का डैनियल डेवसन का सैंडविच मॉडल है। इसने बताया कि ये त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है, दोनों तरफ प्रोटीन मिल रहे हैं, बीच में लिपिड मिल रहा है, लिपिड द्विआण्विक स्तर है, लिपिड द्विआण्विक स्तर है, तरल प्रवृत्ति का पाया जा रहा है। यदि लिपिड तरल प्रवृत्ति का है तो प्रोटीन किस प्रवृत्ति का होगा, मोज़ेक प्रवृत्ति का होगा। कौन सी प्रवृत्ति का होगा, मोज़ेक। अरे लिखना मत, अभी आगे लिखवा दूंगा बढ़िया तरीके से, आराम से। मैं मोज़ेक प्रवृत्ति का होता है। इस मॉडल की एक सबसे बड़ी कमी थी, ये प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यास्थता और चयनात्मक पारगम्यता को परिभाषित नहीं कर सकता। ये नहीं बता सकता कि कौन से पदार्थों को ये ग्रहण करेगा, कौन से पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा, सक्रिय कहां प्रक्रिया संपन्न होगी, निष्क्रिय प्रक्रिया कहां संपन्न होगी। तो ये पूरी तरीके से सक्षम मॉडल नहीं था। कन्फर्म हुआ, ये चयनात्मक पारगम्यता और प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यास्थता को अच्छी तरीके से सुप्रमाणित नहीं करता, ये इसकी कमी है। चलो दूसरे मॉडल के ऊपर, दूसरा मॉडल बेटा, सेकंड मॉडल, इसको बोलते हैं बेटा इकाई कला प्रारूप मॉडल। कौन सा बोलते हैं बेटा, इकाई कला प्रारूप मॉडल। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। इसके प्रतिपादक का क्या नाम था, रॉबर्टसन। क्या बोलेंगे बेटा, रॉबर्टसन। इसके प्रतिपादक का नाम था रॉबर्टसन। इस बंदे ने भी क्या बोला, इस भाई साहब ने ये बोला कि ये जो स्तर होता है इकाई कला प्रारूप मॉडल है, एकल कला है, एकल कला प्रारूप मॉडल है बेटा। इस मॉडल के दौरान प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की संरचना बनी होती है। ठीक है बेटा, ये 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटा स्तर है। कितना बोला इसने कितना बोला है, 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटा स्तर है। ये क्या कहता है, इस मॉडल के अनुसार समस्त कोशिकांगों के ऊपर कुछ कोशिकांग ऐसे जिनके ऊपर इकाई झिल्ली पाई जाती है, कुछ कोशिकांग ऐसे जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और कुछ कोशिकांग ऐसे जिसके ऊपर झिल्ली होती ही नहीं। इस थ्योरी से उन्होंने समझाया था। नंबर 1 पे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर अपने बोले सिंगल लेयर एकल झिल्ली युक्त, क्या बोल दिया अपन, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों की अगर अपनी बात करें तो वो कोशिकांग कितने थे बेटा। नंबर 1 पे अंतःप्रदावी जालिका, नंबर 2 पे गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, नंबर 3 पे लाइसोसोम, और नंबर 4 पे रिक्तिका, 5 पे आशय, 6 पे सूक्ष्म कोशिकांग माइक्रो बॉडीज के नाम से जानते हैं। इन सभी के ऊपर क्या मिलेगी, एकल झिल्ली मिलेगी। कैसी मिलेगी बेटा, अरे बोलो, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है बेटा, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है।
सपोज करो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर कितनी झिल्लियां मिलेंगी आपको, कितनी झिल्लियां मिलेंगी? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोल दूं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, युक्त कोशिकांग है तो इनके ऊपर क्या मिलेगा? नंबर 1 पे आपको क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर होती है इसके ऊपर। अगला कौन सा मिलेगा? हरित लवक, इसके ऊपर भी कितनी होती है? 2 होती है। और तीसरा कौन सा मिलेगा बेटा अपने को? केंद्रक, इसके ऊपर भी कितनी होती है? कितनी होती है? तो ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर 2 झिल्लियां मिलेंगी और ये कोशिकांग ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 झिल्ली मिलेगी। प्रश्न लिखो इसके लिए फटाफट, तुरंत, हाथों हाथ। पर प्रश्न तो मैंने लिखवा ही दिया है ना आपको, ही बचा ही कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अब दोनों सिद्धांतों के लिए एक कमी लिखो, इन दोनों सिद्धांतों की। देखो बेटा मेरी बात सुनो, पहले समझो, पहले ध्यान से शांति से बात सुनो। प्लाज्मा झिल्ली के 3 मॉडल है। कितने मॉडल है? हमने कितने पढ़ दिए? पहला कौन सा पढ़ा? सैंडविच मॉडल। कौन सा पढ़ा? इसके प्रतिपादक कौन है? डैनियल डेविसन। कौन है बेटा? डैनियल डेविसन। डैनियल डेविसन ने क्या बोला? डैनियल डेविसन ने ये बोला कि ये प्लाज्मा झिल्ली 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसमें प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। बाहर की ओर प्रोटीन, भीतर की ओर प्रोटीन और मध्य में मिलता है लिपिड। लिपिड मिलेगा द्विआण्विक स्तर में, लिपिड मिलेगा द्विआण्विक स्तर में। 35 एंगस्ट्रॉम मोटी संरचना होती है। लिपिड की प्रवृत्ति होती है तरल प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? तरल प्रवृत्ति बोलेंगे। समझ आ गई बात बेटा? अब सुनो ध्यान से। अब ये क्या कहता है, चलते अपने सेकंड मॉडल के ऊपर, इकाई कला प्रारूप मॉडल। इकाई कला प्रारूप मॉडल रॉबर्टसन क्या कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली एकल भी हो सकती है, दोहरी भी हो सकती है। अगर एकल झिल्ली है तो भी प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। यदि ये दोहरी है तो भी प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। अगर ये इकाई झिल्ली है तो इन कोशिकांगों में मिलेगी। यदि ये दोहरी झिल्ली है तो इन कोशिकांगों में मिलेगी। मेरी बात सबको स्पष्ट आ गई? समझ में आ गई? अब दोनों सिद्धांतों का, ये दोनों सिद्धांत ज्यादा फेमस नहीं हुए, इनको ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? लिखो कमी, लिखो इनकी कमी क्या थी, इन दोनों सिद्धांतों की कमी क्या थी, इस पे लिखो। लिखो सैंडविच मॉडल तथा इकाई कला प्रारूप मॉडल। सैंडविच मॉडल तथा इकाई कला प्रारूप मॉडल, ये आपने उतार चुके हो ना सारा का सारा? आप ये है ना? अभी लिख लो सैंडविच मॉडल तथा इकाई कला प्रारूप मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यास्थता व चयनात्मक पारगम्यता को परिभाषित नहीं करता, है, को परिभाषित नहीं करता है, को परिभाषित नहीं करता है। अतः इन्हें ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई। अतः इन्हें ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हुई, मान्यता प्राप्त नहीं हुई। ये है फैक्ट इन दोनों मॉडल्स का। अब हम तीसरा मॉडल पढ़ेंगे जिसको सर्वमान्य मॉडल कहा जाता है। नाम लिखो तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट पेज पे चलूं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे लो बेटा, तीसरा मॉडल। बेटा सुनते जाओ ध्यानपूर्वक। तीसरे मॉडल का नाम है लिक्विड फ्लूइड
मोज़ेक मॉडल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड फ्लूइड मॉडल। इसका एक नाम और भी है बेटा, इसे गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है बेटा, देखो, इसे समुद्री जल में बर्फीले द्वीप का मॉडल भी कहा जाता है। बर्फीले द्वीप का मॉडल भी कहा जाता है बेटा। ये तीनों मॉडल जो हैं एक ही नाम के हैं, एक ही चीज है। ये कंफर्म हुआ? इसके खोजकर्ता का नाम, इसके प्रतिपादक का नाम क्या है? इसके प्रतिपादक का नाम है बेटा सिंगर व निकोलसन। क्या बोलोगे बेटा? सिंगर व निकोलसन। और ये मॉडल जो है वो अपने आप में क्या है? सर्वमान्य मॉडल है। कैसा मॉडल है बेटा? सर्वमान्य मॉडल है। क्या विशेषता है कि इसको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई? जो दोनों की कमियां आई थी वो इसने निकाल दी, इसलिए इसको क्या क्या किया? एक तो बेटा ये प्रत्यास्थता गुण को स्पष्ट करता है। नंबर 2, चयनात्मक पारगम्यता जो है, चयनात्मक पारगम्यता जो है, इसको भी ये क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है बेटा? ये परिभाषित करता है। कंफर्म रहेगा, याद रहेगा आपको बेटा। ये है सिंगर व निकोलसन का लिक्विड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। अब तुम्हारे लिए जेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है। नाम पढ़ रहे हो बेटा? क्या पढ़ रहे हो आप? देखो, आप नाम पढ़ रहे हो तरल मोज़ेक मॉडल का नाम पढ़ रहे हो बेटा। यही नाम है ना बेटा आपके पास में? तरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। क्या बोलते हैं बेटा? लिक्विड। मोज़ेक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोज़ेक बोलते हैं। तो लिक्विड, तरल जो नेचर है वो शब्द किसके लिए आया है? किसके लिए आया बेटा? लिपिड के लिए आया है तरल शब्द। और मोज़ेक शब्द किसके लिए आया बेटा? प्रोटीन के लिए। किसके लिए आया बेटा? प्रोटीन के लिए। जेट का पहला प्रश्न है ये, जो अक्सर पेपर में आया हुआ है कि तरल मोज़ेक मॉडल में, लिक्विड फ्लूइड मॉडल में लिपिड की प्रवृत्ति कैसी होती है? कैसी होती है? तरल प्रवृत्ति होती है। कोई पूछ ले प्रोटीन की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो क्या बोलोगे भाई? मोज़ेक प्रावस्था पाई जाती है, मोज़ेक नेचर होती है, मोज़ेक प्रवृत्ति होती है। समझ आ गई बात बेटा? पहली बात आपको ये है सिंगर व निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल। अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं ये हैं, ये बता दी मैंने कि ये प्रत्यास्थता और चयनात्मक पारगम्यता को प्रदर्शित करता है। ये सर्वमान्य मॉडल पाया जाता है। मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, अब आप समझे आप इस डायग्राम को। ठीक है, चलूं अगले पेज के ऊपर? चल लूं? रह गया? हो गया या रह गया? चलो देखो ध्यान से। अब इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? इसमें भी आपको प्रोटीन भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। नंबर 1 पे कि इसका जो प्रोटीन पाया जा रहा है, देखो बेटा ध्यान से, इसमें जो प्रोटीन पाया जा रहा है, प्रोटीन 2 प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा है। कितने प्रकार का पाया जा रहा है बेटा? 2 प्रकार का। पहले को क्या बोलेंगे? पहले को बोलेंगे परिधीय प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? परिधीय प्रोटीन, जो इसकी सरफेस के ऊपर पाया जाएगा। दूसरे को क्या बोलेंगे अपन? सम्माकल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? सम्माकल प्रोटीन बोलेंगे, जो प्रोटीन धसा हुआ है। अब इस प्रोटीन का नाम क्या कह सकते हैं? इसको परिधीय कह सकते हैं, इसको सरफेस बोल सकते हैं। ये सतह पर पाया जाने वाला, ये सतह पर उपस्थित है।
ये सतह के ऊपर उपस्थित है, और इसको समाकल को क्या बोलेंगे? धसा हुआ प्रोटीन। धसा हुआ प्रोटीन, इसको बोलेंगे धसा हुआ प्रोटीन, जो लिपिड के अंदर धसा हुआ है। कहां धसा हुआ है बेटा? लिपिड में धसा हुआ है। लिपिड में धसा हुआ है। अब इसकी ये तो हो गया इसका पहला प्रश्न। दूसरी बात, अब मुझे बात बताओ, दो प्रोटीन आपके सामने पड़े हुए हैं, कौन से प्रोटीन को आसानी से अलग कर सकते हो? परिधि वाले को, या जो अंदर धसा हुआ है उसको? किसको आप आसानी से अलग कर सकते हो? क्या बोलेंगे? आसानी से पृथक, आसानी से पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन ये पृथक नहीं हो सकता। पहली बात समझ आ गई, कन्फर्म हो गई। अब बात चलती है, प्रोटीन के बारे में बता दिया। नंबर 2 पे किसके ऊपर बात चलेंगे अपने? क्या हो गया ये? नंबर 2 की बात करते हैं अपन, लिपिड की। तो लिपिड कैसा पाया जाएगा? लिपिड पाया जाएगा इसके अंदर फास्फोलिपिड। कौन सा पाया जाएगा बेटा? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड को क्या काम करता है? फास्फोलिपिड पहला काम, प्लाज्मा झिल्ली को स्थायित्व प्रदान क्या करता है? क्या करता है बेटा? ये प्लाज्मा झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या काम करता है बेटा? स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है बेटा इसको। ये लो, ये इसकी स्टेबिलिटी को बना के रखता है। पहला काम, स्थायित्व प्रदान करता है। अब कोई पूछेगा कि फास्फोलिपिड के लिए एक प्रश्न आया हुआ है, लिखो प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक घटक का नाम लिखिए। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, मैं बता देता हूं इसको, इस तरीके से कर लो। इसको लिख लो प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक घटक, ऐसे कर लो। अब ठीक है, इसे प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक घटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संरचनात्मक घटक भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इसमें फास्फोलिपिड होगा तो प्लाज्मा झिल्ली क्या रहेगी बेटा? मजबूत रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी। कंफर्म? अब प्रश्न आता है कि जो फास्फोलिपिड है उसमें कौन सा फास्फोलिपिड है? उसका उदाहरण क्या लिखोगे? बोलो कोलेस्ट्रॉल। लिखो कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो फास्फोलिपिड है ना, इसका सबसे स्थायी जो उत्पाद होता है उसका नाम क्या होता है? ये लो जी, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। सर्वाधिक स्थायी। क्वेश्चन आता है फास्फोलिपिड का सर्वाधिक स्थायी घटक का नाम लिखिए, तो क्या लिखोगे बेटा? कोलेस्ट्रॉल। सबसे ज्यादा मजबूती प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन देने वाला है? कौन देने वाला है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में कौन देता है? कौन देता है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। सर्वाधिक स्थायी घटक होता है ये। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका एग्जांपल लिखो, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या बोलोगे आप इसको? ये जो मिलेगा ना, ये वाला, ये मिलेगा आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ही मिलेगा। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलेगा। सुनिए बात ध्यान से, नोट लगा के लिखो, नोट लगाकर, नोट लगाओ नई लाइन से। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन सा फास्फोलिपिड मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के स्थान पर क्या मिलेगा आपको, तो आप क्या नाम लिखोगे? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल। पेंटासाइक्लिक स्टिरोल। पेंटासाइक्लिक स्टिरोल कौन है बेटा? ये कोलेस्ट्रॉल किसकी जगह पे काम आता है बेटा? ये कोलेस्ट्रॉल के स्थान के ऊपर काम आएगा। यूकैरियोटिक, दोबारा बोल रहा हूं मैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फास्फोलिपिड के रूप में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है,
जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के स्थान पे क्या मिलेगा? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्णतः अभाव होता है। कन्फर्म है बेटा? समझ आ गई बात ये आपको? अभी मैं इसका डायग्राम बनवाता हूं एक बढ़िया सा। हाँ जी, पेंटासाइक्लिक स्टिरोल, पेंटासाइक्लिक स्टिरोल, इसे होपेनॉइड भी कहा जाता है। एक नाम और लिख लो, इसका एक नाम और है, इसे होपेनॉइड भी कहा जाता है। ये लो, इसे होपेनॉइड भी कहा जाता है, इसे होपेनॉइड भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, याद रहेगा अच्छी तरीके से, नहीं भूलोगे अब आप ये। ठीक है, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर होती कैसे है। ये कुछ प्रोटीन्स हैं, ये कुछ अपने पास में क्या पाए जा रहे हैं बेटा? प्रोटीन पाए जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी बताता हूं आपको पूरी की पूरी नेचर कैसी होती है इसकी। क्या बात है, इस तरीके से कुछ प्रोटीन इसके बीच में ऐसे दसे हुए पाए जा रहे हैं। ये लो जी, कुछ प्रोटीन इसके अंदर बेटा क्या मिल रहे हैं आपको? इंजेक्टेड, अंदर की ओर दसे हुए मिलेंगे। ये हमारे पास में प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन हैं। अब इसके अंदर की तरफ आपको कौन सी संरचना मिलने वाली है? ये मिल रहा है बेटा आपको लिपिड्स। क्या मिल रहे हैं? ध्यानपूर्वक देखिए, ये मिल रहे हैं अपने को लिपिड। सारे के सारे लिपिड्स हैं। अब देखो, इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी है? अरे बोलो, प्रबल बंध है या दुर्बल बंध है? ये इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? दुर्बल बंधों की बॉन्डिंग हो रही है बेटा। यहाँ ये जो सिरे जो हैं, इसको हमने बोल दिया बेटा ऐसे नहीं, इसको बोल दिया प्रीदीय प्रोटीन। क्या बोल दिया? इसको क्या बोल दिया? ये भी प्रीदीय प्रोटीन है, ये भी कह दिया हमने इसको प्रीदीय प्रोटीन है। अब देखो, इसको बोल दिया बाहरी प्रोटीन। क्या बोल दिया? इसको क्या बोल दिया? इसे कह दिया हमने भीतरी प्रोटीन कह दिया। अब दोनों के बीच में कौन सा स्तर मिल रहा है बेटा आपको? कौन सा मिल रहा है? अरे बोला करो यार, आप एक तो बोलते नहीं। फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं बोलना। कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। कौन सी कोशिकाओं में है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी जगह पे क्या मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसकी जगह पे क्या मिलेगा? पेंटासाइक्लिक स्टिरोल मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, ये जो बंध है इसको बोलेंगे दुर्बल वांडरवाल्स बॉन्ड। बंध पाए जा रहे हैं। कैसे बंध हैं, कैसे सिरे हैं बेटा? ये बोलेंगे जल विरागी सिरे। कैसे सिरे हैं बेटा? ये जल विरागी सिरे हैं। जल के प्रति फोबिक नेचर है इनकी, बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। लिपिड के वे सिरे जो प्रोटीन से जुड़ते हैं, ये वाले भाग जो है, ये वाले भाग, ये वाले भाग, ये वाले भाग कैसे मिलेंगे? इसको बोलेंगे जल स्नेही सिरे। क्या बोलेंगे बेटा? जल स्नेही सिरे कहें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गई बात बेटा इसको? तो अगर यहां पे दुर्बल वांडरवाल्स बंध पाए जा रहे हैं,
तो यहां पे कौन से बंध मिलेंगे जिनके साथ में जुड़े हुए, इसको बोलेंगे प्रबल आणविक बंध। क्या बोलेंगे? प्रबल आणविक। ये लो जी, प्रबल आणविक बॉन्ड मिलेंगे बेटा, यहां प्रबल आणविक बंध मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इस स्तर के ऊपर एक चीज देखे ध्यान से, ये जो पाया जा रहा है ये वाला, ये क्या है? ये प्रोटीन कौन सा है? इसको क्या बोलेंगे? समाकल प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? समाकल प्रोटीन बोलेंगे। मैं इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, इसी के ऊपर ध्यानपूर्वक समझ ले आप। अब मुझे बताओ, संरचना तुम्हारे सामने है, कौन से प्रोटीन को आप आसानी से अलग कर सकते हो? परिधीय वाले को या समाकल वाले को? किसको कर सकते हो बेटा? परिधीय वाले को आप आसानी से अलग कर सकते हो। क्या समाकल प्रोटीन को आप आसानी से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। पहली विशेषता दोनों में हमें पता लग गया, समाकल प्रोटीन आसानी से अलग नहीं होते। इसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहा गया है। बताऊं कैसे? कैसे? गुलाब जामुन जो डिब्बा है, डिब्बे में क्या पाया जा रहा है हमारे पास में? रस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? रस पाया जा रहा है। रस की प्रवृत्ति कैसी है? तरल है कि ठोस है? तरल है। तो जिसकी प्रवृत्ति तरल होती है वो प्रोटीन होता है कि लिपिड होता है? कैसा होता है? कन्फर्म हो गया। गुलाब जामुन के डब्बे में पाया जाने वाला रस कैसा है? तरल है। और उसकी प्रवृत्ति कैसी है? लिपिड है। अब उसमें पड़े हुए जो रसगुल्ले हैं उनकी, या गुलाब जामुन जो है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है? प्रोटीन प्रवृत्ति की है। कैसे प्रवृत्ति की है? आप ऊपर रखा हुआ गुलाब जामुन आराम से पिक कर लोगे, बीच वाले को उठा लोगे क्या? उठा लोगे क्या? अब आप नीचे वाले को कैसे करो? नीचे वाले को डिब्बा तोड़ के निकाल लोगे। आपने नीचे वाले को डिब्बा तोड़ के निकाल लिया, बीच वाले को कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि बीच में उपस्थित गुलाब जामुन को पृथक करना असंभव होता है। बात समझ में आई? कन्फर्म हो गया? अब बात समझे ध्यान से। ये पूरी प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल मैं आपको बता चुका हूं। इसे तरल मोज़ेक मॉडल बोला गया था, गुलाब जामुन का मॉडल बोला गया था। इसे समुद्री जल में तैरते हुए बर्फ के द्वीप का मॉडल भी कहा गया था। सुनो ध्यान से, पानी के अंदर आपने बहुत सारे बर्फीले द्वीप तैरते हुए देखेंगे। वो जो बर्फीले द्वीप तैरते हुए जा रहे हैं ना, वो कौन से प्रोटीन है? वो समाकल प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है? आप समुद्र के किनारे पर रखी हुई चीज को आसानी से पृथक कर सकते हो, लेकिन समुद्र के बीचों बीच जो बर्फ का द्वीप खड़ा हुआ है, क्या आप उसको आसानी से पृथक कर सकते हो? भाई साहब, इसी कारण टाइटैनिक जहाज डूबा था। समझ आई बात है? वो भी कहां तैर रहा था? वो भी लिपिड रूपी समुद्री जल में तैर रहा था। रात को दिखा नहीं, छोड़ दे काम होता है, रात को दिखा नहीं, और वो क्या हुआ? बर्फ की चट्टील जो चट्टान थी उससे टकरा गया और वो नीचे डूब गया। कन्फर्म हुआ? कहने का मतलब उस बर्फ के द्वीप को वो तोड़ नहीं सका, उसको वो पृथक नहीं कर सका। इसीलिए कहा जाता है इसे तरल मोज़ेक मॉडल, लिक्विड फ्लूइड मॉडल कहा जाता है। याद रहेगा? अब सुने ध्यान से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको प्रत्येक कोशिकांग के ऊपर दिखाई देगी। चाहे तो दोहरी झिल्ली वाला है तो भी दिखाई देगी, एकल झिल्ली वाला है तो भी दिखाई देगी, पादप कोशिका है तो भी दिखाई देगी। प्रत्येक संरचना में ये झिल्ली, ये मॉडल मिलेगा ही मिलेगा। कन्फर्म? अब इस झिल्ली के ऊपर और क्या चीजें पाई जाती हैं? अब इस झिल्ली के ऊपर क्या मिलेंगी? ऐसी कुछ संरचनाएं मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? ये संरचनाएं मिलेंगी, ये संरचनाएं मिलेंगी। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। लिख लीजिए, क्या बोलेंगे इसे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, या बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ये संरचनाएं कहां मिलेंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर पाई जाती हैं। इनके काम क्या होते हैं? सुन लो, सुन लो ध्यान से। देखो,
मानव का शुक्राणु मानव मादा के अंडाणु को ही निषेचित करता है। क्या मानव का शुक्राणु किसी गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अंडे को निषेचित कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नंबर 2, एक विशेष प्रकार का प्रतिजैविक एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के एंटीजन प्रतिजन के साथ में जुड़ता है। यह भी मानते हो? एक विशेष प्रकार की चाबी से एक विशेष प्रकार का ताला खोला जा सकता है। क्या प्रत्येक चाबी प्रत्येक ताले को खोल सकती है? नहीं खोल सकती। एक विशेष प्रकार के ताले के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी बनी होती है। एक विशेष प्रकार के अंडाणु को निषेचित करने के लिए विशेष प्रकार का शुक्राणु बना होता है। एक विशेष प्रकार के एंटीजन की पहचान करने के लिए विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बना होता है। तो इनका काम क्या हो गया? प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन विशेष जाति समूह की कोशिका से कोशिका की पहचान करने में काम आते हैं। ये पदार्थ बताएंगे कि ये प्राणी कोशिका है कि जंतु कोशिका है कि पादप कोशिका है, निम्न वर्गीय है कि उच्च वर्गीय है, मानव की है या किसी पशु की है। समझ आई बात? उतारो, लिखो प्रश्न अब इसके ऊपर। लिखो पहला क्वेश्चन। देखो, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, दिखाने की बजाय बता ही देता हूं। अगर मैं बोलूं कि जल विरागी सिरे पाए जाते हैं लिपिड लिपिड के बीच में या लिपिड प्रोटीन के बीच में? हाँ भाई, लिपिड लिपिड के बीच में। जल स्नेही सिरे पाए जाते हैं लिपिड के बीच में या प्रोटीन के बीच में? लिपिड प्रोटीन के बीच में। फास्फोलिपिड प्रोटीन के बीच में पाए जाते हैं। कन्फर्म है क्वेश्चन अपना? चलो ये नहीं लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन पे लिखो, लिखो बेटा नंबर 1 पे प्री दिया प्रोटीन लिखाए थे ना बेटा मैंने, प्री दिया प्रोटीन। हेडिंग डालो प्री दिया प्रोटीन। ये इसके मैं आपको क्वेश्चन भी करवा देता हूं, क्वेश्चन टाइप भी हो जाएगा, इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी। ठीक है, तो प्री दिया प्रोटीन में हमारा पहला एग्जांपल लिखें। प्री दिया प्रोटीन के अंदर प्री दिया प्रोटीन में लिखें एग्जांपल लिखो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। इस तरीके से स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, ये प्री दिया प्रोटीन का एग्जांपल है बेटा। ओके, प्री दिया प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो गया? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। इसके लिए एग्जांपल लिखो, लिखो एंजाइमी क्रियाविधियों में सहायक। एंजाइमी क्रियाविधियों में सहायक, एंजाइमी क्रियाविधियों में सहायक। जितनी भी प्लाज्मा झिल्ली किसी भी संरचना के साथ में जब एंजाइमिक क्रियाविधियां करती है ना बेटा, तो उसमें कौन से प्रोटीन काम आते हैं? प्री दिया प्रोटीन काम आते हैं। इनकी भूमिका होती है। एग्जांपल क्या है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन के लिए आप एग्जांपल एक आप और लिखो, लिखो एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन अथवा साइटोस्केलेटन के निर्माण में सहायक। देखो ये क्या करता है? ये प्लाज्मा झिल्ली का साइटोस्केलेटन के निर्माण में सहायक, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के कंकाल के निर्माण में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है? प्री दिया प्रोटीन। प्री दिया प्रोटीन का उदाहरण क्या है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। शानदार क्वेश्चन है, जेट के पेपर की रिक्वायरमेंट रही हुई है। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन समाकल प्रोटीन के ऊपर। चलो बेटा लिखो समाकल प्रोटीन के बारे में। समाकल प्रोटीन के बारे में लिखो बेटा, देखो अब इसका दूसरा नाम क्या है? ये दसा हुआ है तो बोलेंगे अंतर्वेशी प्रोटीन। समाकल प्रोटीन को अपन बेसिकली किस नाम से जानते हैं? अंतर्वेशी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। समाकल प्रोटीन को अपन किस नाम से जानते हैं? ये समाकल प्रोटीन है, समाकल प्रोटीन को अपने अंतर्वेशी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन या अंतर्वेशी प्रोटीन के नाम से भी
जानते हैं। कुछ इसमें एग्जाम्पल लिखो बेटा, लिखो इसके लिए। अवशोषण, पहला काम अवशोषण, स्त्रावण, विसर्जन। अवशोषण, स्त्रावण, विसर्जन। अवशोषण में आया हुआ है क्वेश्चन, ये स्त्रावण में आया हुआ है क्वेश्चन, विसर्जन। इसके अतिरिक्त लिख लो चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता में ये सहायक होता है। अवशोषण, स्त्रावण, विसर्जन और चयनात्मक पारगम्यता में ये प्रोटीन क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब कोई आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जो मोजेक अवस्था हमने प्रोटीन के लिए बोली है, हमने बोला मोजेक प्रोटीन है, क्यों है? क्योंकि ये लिपिड के अंदर दसा हुआ है। कन्फर्म है? तो प्रोटीन सारे तो लिपिड के अंदर दसे हुए नहीं होते। परिधीय प्रोटीन तो कहां मिलेंगे? सरफेस के ऊपर मिलेंगे। समाकल प्रोटीन दसे होंगे ना। तो एक स्टार लगाकर लिखो बेटा यहां पे, इस समाकल प्रोटीन को ही मोजेक प्रावस्था कहा गया है। इसे ही मोजेक प्रावस्था कहा गया है। ये समाकल प्रोटीन को ही क्या बोला गया बेटा? मोजेक अवस्था कहा गया है। ठीक है बेटा, प्रोटीन का रोल अपना यहां पे खत्म होता है। लिपिड के बारे में अपने चलते हैं, तो हेडिंग डालो फास्फोलिपिड के ऊपर प्रश्न कैसे आएगा। इसमें से फास्फोलिपिड के लिए क्वेश्चन कैसे आने वाला है, लिखिए फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड क्या है बेटा? संरचनात्मक ढांचा। क्या लिखेंगे बेटा? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा आप? संरचनात्मक ढांचा। संरचनात्मक ढांचा। यदि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूछा जाए तो लिख देंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक स्थायी है बेटा। ये कैसा है बेटा? ये सर्वाधिक स्थायी है बेटा। ये सर्वाधिक स्थायित्व होता है इसका, सर्वाधिक स्थायित्व होता है इसका कोलेस्ट्रॉल का यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए। प्रोकैरियोटिक में आपको पता ही है पेंटासाइक्लिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का पेंटासाइक्लिक स्टोल के ऊपर आज तक कभी भी प्रश्न नहीं आया हुआ है, पूछा ही नहीं है। सीयूटी में आया हुआ है, जेट में नहीं आया हुआ। जेट में आज तक किसके बारे में पूछा गया? हमेशा के हमेशा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछा गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो फास्फोलिपिड का सर्वाधिक स्थायी रूप है। कैसा रूप है बेटा? सर्वाधिक स्थायी रूप माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखें। लिपिड के लिए लिखें बेटा, अगला क्वेश्चन लिखें। प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान करता है। फास्फोलिपिड क्या काम करता है बेटा? प्लाज्मा झिल्ली को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान करता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को तरलता प्रदान करता है। एग्जाम्पल लिखें बेटा अब इसके। अब आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड के रूप में उपस्थित होते हैं। नंबर 1 पे लिखो फास्फोटाइडल सैरीन। फास्फोटाइडल सैरीन, फास्फोटाइडल सैरीन। नंबर 2 पे लिखो फास्फोटाइडल कोलिन। फास्फोटाइडल सैरीन, फास्फोटाइडल कोलिन, फास्फोटाइडल कोलिन। और इसके अलावा लिखो लेसिथीन। लेसिथीन अंडे में होता है ये, लेसिथीन लिख दिया, लेसिथीन। और लिखो सिफेलिन। चौथा लिखो बेटा सिफेलिन। सिफेलिन, लेसिथीन भी कर दिया, सिफेलिन भी कर दिया, फास्फोटाइडल सैरीन भी कर दिया, फास्फोटाइडल कोलिन भी कर दिया। कन्फर्म हुआ बेटा? ये समस्त एग्जाम्पल्स हैं किसके? फास्फोलिपिड्स के। और इनमें से सर्वाधिक स्थायी रूप किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल का होता है। अब थोड़ी सी जानकारी कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता हूं आपको।
कोलेस्ट्रॉल अक्सर आजकल पेशेंट के अंदर देखा होगा आपने कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है एनिमल्स के शरीर के द्वारा एनिमल से प्राप्त उत्पाद। यदि आप दूध पीते हो, मक्खन लेते हो, घी खाते हो या मांस खाते हो या अंडे खाते हो, इनके द्वारा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये कोलेस्ट्रॉल का संबंध होता है एनिमल फूड से। ऐसे भोजन जिनकी प्राप्ति आपको प्राणियों, जंतुओं से होती है, पशुओं से होती है, उनके द्वारा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा घटना खतरनाक, ज्यादा बढ़ना वो भी खतरनाक। क्यों? अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो ये रक्त वाहिनियों में थक्के बना देगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएंगी, अटैक्स की दिक्कत आएंगी। यदि ये कम हो गया, क्या हो गया बेटा? तो क्या हमारे कोशिकांगों की प्लाज्मा झिल्लियां बढ़िया रह पाएंगी? समझते हो ना कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन एक हद तक। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकांग का निर्माण करता है। हमारे शरीर की जहां जहां हमारी बॉडी में प्लाज्मा झिल्ली पाई जा रही है, रक्त वाहिनियां पाई जा, पूछूंगा मैं कि कोलेस्ट्रॉल का संबंध रक्त से कैसे हुआ? प्लाज्मा झिल्ली कहां पढ़ रहे हो? आरबीसी। कहां पढ़ रहे हो? तो आरबीसी की क्या झिल्ली नहीं होती क्या? तो आरबीसी की जब झिल्ली होगी तो क्या उसके स्थायित्व के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ गया तो ये क्या कर देगा? रक्त में थक्का जमा देगा। पहला काम कोलेस्ट्रॉल का है। जहां कभी लाइफ में नाम आ जाए कोलेस्ट्रॉल, डायरेक्ट कहना एनिमल फूड कम कर दे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। कन्फर्म हुआ? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मिथ्या भ्रांतियां जो आजकल चल रही हैं, बता रहा हूं मैं, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। कौन सा बेटा? ट्राइग्लिसराइड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीजी। क्या बोलते हैं बेटा? टीजी। चेकअप करवाए तूने चेकअप करवाए थे? ये करवाए होंगे मेरे हिसाब से, आपसे डॉक्टर ने करवाए होंगे। ये ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? टीजी। ट्राइग्लिसराइड का संबंध किसी भी जंतु से नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड का संबंध होता है प्लांट फूड से। किससे बेटा? प्लांट फूड से। पादपों के द्वारा आप जितने भी भोजन ग्रहण कर रहे हो, जैसे चीनी गाय से नहीं निकलती, चीनी किसी मुर्गी से नहीं निकलती, चीनी प्लांट से निकलती। कहां से निकलती है? प्लांट से निकलती है। जितने भी ऐसे पदार्थ जिनका सेवन, जिनकी प्राप्ति आपको पादपों से हो रही है, उससे आपके अंदर शरीर में क्या बढ़ेगा? ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से 1000 गुना ज्यादा घातक होता है। कैसा होता है बेटा? ज्यादा घातक होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा भी होता है, बड़ा हुआ थोड़ा सा माड़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध जंतु भोजन से, जंतुओं के द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से, और ट्राइग्लिसराइड का संबंध होता है पादपों के द्वारा प्राप्त होने वाले भोजन से। कंफर्म हुआ? ये मिथ्या बदल गई अपनी, है ना? आगे क्वेश्चन लिखो, आगे लिखो बेटा। एक क्वेश्चन और अभी अपने चलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सारे बात मैंने बता चुका हूं। अभी तक जेट के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए थे, जो रिपीटिंग क्वेश्चन हुए थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब अपने क्या करते हैं, अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताना है। जो पीछे वाला हमारा मॉडल था कि प्लाज्मा झिल्ली, ये जो हमने पढ़ी है, इसका योगदान क्या रहेगा। अब सुनो, सिंपल सुनो ध्यान से। देखो, प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, परिवहन का काम कर रही है बेटा। परिवहन, एक जगह से पदार्थ दूसरी जगह के अंदर जा रहे हैं। कंफर्म? प्लाज्मा झिल्ली में परिवहन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक को बोलते हैं क्या? निष्क्रिय परिवहन। एक को बोलते हैं सक्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे बेटा? निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया यहां पे संपन्न होती है। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो, प्लाज्मा झिल्ली का जो काम है वो नेचर कैसी है? हमने बोल दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये लो मित्रों, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, और अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से ये दो प्रकार की प्रोसीजर संपन्न कर रही है। पहली प्रक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा?
पहली को बोलते हैं अपन निष्क्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं बेटा? निष्क्रिय परिवहन। दूसरे को क्या बोलते हैं अपन? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन। बड़ी शानदार चीजें आ रही है अब यहां पर देखो। निष्क्रिय परिवहन का मतलब क्या है? निष्क्रिय परिवहन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लाज्मा झिल्ली जब विभिन्न प्रकार के अणुओं अथवा आयनों को अपनी उच्च सांद्रता से जब निम्न सांद्रता की ओर प्रगमन करवाती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निष्क्रिय परिवहन, अपने आप होने वाला। देखो पहला काम क्या है? पहला काम तो बेटा ये क्या होगा? स्वतः संपन्न होगा। पहले समझ लो, बाद में देखना। स्वतः संपन्न, अपने आप होगा, ठीक है। नंबर 2, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एटीपी की कोई यूज नहीं होता, तो अपने बोल देंगे नो यूज्ड। एटीपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। ये परिवहन जो है वो किसके अनुसार होता है? लिखेंगे सांद्रता प्रवणता के अनुसार। सांद्रता प्रवणता के अनुसार के अनुरूप होता है। सांद्रता प्रवणता को थोड़ी सी देसी भाषा में बताऊं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्या हो रहा है बेटा? अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। कैसे? देखो, ये देखो, अब यहां एक चीज पड़ी हुई है, उसका ट्रांसफर बेटा नीचे जाना है, इस तरफ होना है। तो यहां पे सांद्रता क्या है बेटा? क्या सांद्रता है बेटा? यहां पे अधिक। यहां पे सांद्रता क्या है? मिनिमम। क्या किसी मकान से जब नीचे छलांग लगाते हो जोर लगाना पड़ता है क्या? है? चीज अपने आप नीचे आएगी? आएगी ना। तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला गमन, इसे कहते हैं सांद्रता प्रवणता के अनुरूप। विभिन्न प्रकार के अणुओं अथवा आयनों का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आना निष्क्रिय परिवहन कहलाता है, स्वतः परिवहन कहलाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ये प्रक्रिया संपन्न होती है। कन्फर्म है बेटा? चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखिए। ठीक है, अपने आप संपन्न हो रहा है। तो ये अपने लिख देता हूं मैं, हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है बेटा? ये लो कंसंट्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे निष्क्रिय परिवहन। और निष्क्रिय परिवहन की सबसे बड़ी जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी होती है बेटा? विसरण। क्या होती है बेटा? विसरण। ये इसका शानदार एग्जांपल है। पहली लाइन समझ में आई, पल्ले पड़ गई। अब आपको नंबर 2 पे चल रहा हूं, सुन लो पहले। नंबर 2 पे क्या होता है? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का पहला काम क्या है? पहली विशेषता क्या है? ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। कैसा होता है बेटा? ये सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, पहला काम। दूसरा, इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है बेटा? एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। एटीपी इसमें यूज होती है, ठीक है। कैसे? चलता हूं वापस। यहां कोई पदार्थ पड़ा हुआ है, उसको अपनी उच्च सांद्रता की ओर जाना है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर उसको जाना है। कुछ पदार्थ जो आसानी से चले जाएंगे, कुछ पदार्थ जो आसानी से नहीं जाएंगे, उनका ट्रांसफर कौन करवाएगा? समाकल प्रोटीन करवाएगा। कौन करवाएगा बेटा? समाकल प्रोटीन करवाएगा। लेकिन दोनों ही प्रक्रियाओं में अब ये पेन नीचे गिराना आसान है या नीचे पड़ा हुआ पेन उठाना आसान है? ये नीचे गिराना आसान है। गिरे हुए पेन को जो मैं उठाऊंगा तो मुझे मेरा बल लगाना पड़ेगा, मुझे मेरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? अपने सक्रिय परिवहन कहेंगे। सक्रिय का नाम कहीं ये मत जोड़ लेना कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार हो रहा है, नहीं। ये प्रक्रिया सांद्रता प्रवणता की कैसी होती है बेटा? विपरीत संपन्न होती है। इसको बोलेंगे अपने सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया। सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको उतारो और क्वेश्चन लिखो। हाँ जी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। जेट के पेपर के अंदर इसके लिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक सिद्धांत आता है बेटा यहां पे। कौन सा सिद्धांत है? इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी, पंप सिद्धांत। ये सोडियम पोटेशियम पंप सिद्धांत किसका एग्जाम्पल है बेटा? सक्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा? सक्रिय परिवहन का एग्जाम्पल है। यहां परिवहन होने वाले जो पदार्थ हैं वो किस, यानी कि उनकी दिशा क्या होगी उसकी? अगर इनकी अपने दिशा देखें तो अपने क्या बोलेंगे? कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक की ओर। अणु व आयनों की गति निम्न सांद्रता से उच्चतम सांद्रता की ओर संपन्न होती है, जिस प्रक्रिया में हमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। समाकल प्रोटीन या विभिन्न प्रकार के चैनल प्रोटीन जो होते हैं, जो वाहक प्रोटीन जो होते हैं, वो पदार्थों को ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। कन्फर्म हुआ? अभी देखो ध्यान से, यदि यहां से किसी व्यक्ति ने अंतरिक्ष में जाना है, क्या वो छलांग लगा के चला जाएगा? किससे जाएगा? वो रॉकेट से जाएगा। रॉकेट उसके लिए क्या है? रॉकेट उसके लिए क्या है? वाहक है। रॉकेट उसके लिए क्या है? एक पंप है, उसके लिए एक वाहक है। उस वाहक में बैठेगा वो वाहक विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडल के स्तर हैं उनको भेदता हुआ अत्यधिक ऊर्जा युक्त साधन के द्वारा अंतरिक्ष में जा पाएगा। ठीक है, और अंतरिक्ष से जब वो वापस आते हैं कुछ नहीं करता, पैराशूट से छलांग लगानी है, आती है ना, अपने आप आता है। ग्रेविटेशन फोर्स के अनुसार अपने आप व्यक्ति धरातल के ऊपर आ जाता है। तो हाई से लो में आना निष्क्रिय, लो से हाई में जाना सक्रिय। दोनों में एनर्जी किसकी लगी? सक्रिय में लगी। किसकी लगी बेटा? सक्रिय में। इसीलिए इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी मानी जाती है। एक सेकंड रुक जाए सर, कन्फर्म हुआ? टॉपिक समझ में आया? आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मैंने टॉपिक क्यों करवाया बेटा? हर एक कोशिकांग में पढ़ोगे आप इसको, हर कोशिकांग में। माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लाज्मा झिल्ली, जितने भी स्तर पढ़ने जा रहे हो, चाहे एकल झिल्ली के, चाहे दोहरी झिल्ली के, चाहे केंद्रक के, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के, हरित लवक के, किसके भी पढ़ने जा रहे हो, सब में आपको ये प्लाज्मा झिल्ली मिलनी ही मिलनी। हमारे शरीर की ऐसी कोई दुनिया की कोशिका बनी नहीं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। कुछ क्वेश्चन लिखे इसके लिए फटाफट, ताकि कल के पेपर के लिए बढ़िया बढ़िया दे दूं आपको मैं। चलो इसके लिए लगभग क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूं। एक काम करो, क्वेश्चन नहीं मैं मेरे तरीके से तुम्हें करवाता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा, थोड़ा ड्रैगोमेट्रिकली बन जाएगा, है ना। अपने करते हैं प्लाज्मा झिल्ली के वर्क कर रहे हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क कर रहे हैं। पहले सुन लो, बाद में करते जाना। पहले सुन लो, पहले प्लीज ध्यान से। प्लाज्मा झिल्ली पता लग गया अंदर बाहर भेजने में काम आ रही है। आ रही है भाई, देसी भाषा में अपने बोले। प्लाज्मा झिल्ली के दो काम हैं। एक को बोलते हैं, हिंदी में कहेंगे अंतर्ग्रहण, एक को बोलेंगे बहिर्गमन। क्या बोलेंगे बेटा? बहिर्गमन। थोड़ा इंग्लिश में आते हैं, इसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या बोल दिया बेटा? एंडोसाइटोसिस। इसको बोल दिया एक्सोसाइटोसिस। अब देखो, एंडोसाइटोसिस आपने अंदर ग्रहण करना है। मैंने बोला ये खाद्य पदार्थ पड़े हुए हैं, ग्रहण कर लो। कैसे ग्रहण करोगे? आपके लिए दो शब्द आएंगे ग्रहण करने के लिए, या तो पिएंगे या खाएंगे, या तो पिएंगे या खाएंगे। बात समझ में आई? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, एक को बोलते हैं
फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है बेटा? तरल माध्यम में भोजन का अंतः ग्रहण। क्या बोलेंगे बेटा? अंतः ग्रहण। बीच वाला मिटा लेना, अंतः ग्रहण, ये लो, भोजन का अंतः ग्रहण तरल माध्यम में। तो ये कैसा होता है बेटा? क्या बोलेंगे? ठोस माध्यम में भोजन अंतः ग्रहण। बात समझ में आई? पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है? तरल माध्यम में कोशिका के अंदर भोजन को लेना। प्लाज्मा झिल्ली लेगी किस रूप में? विलय के रूप में, विलायक के रूप में, या विलयन के रूप में? बताओ किसके रूप में? नो, ना विलय ना विलायक। क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सही बोल रहा हूं? विलय क्या चीज है? एक सेकंड, अरे 1 मिनट रुकता हूँ यार, कल मेरी क्लास चल रही है, 1 मिनट रुक जा। लोग बड़ा परेशान करते हैं, क्या क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ जी, अभी बोला मैंने कि तरल माध्यम के अंदर भोजन को अंदर लेना। दूसरा, ठोस माध्यम में भोजन को अंदर लेना। एक होता है विलय। विलय का मतलब घुलने वाला, विलायक घोलने वाला, विलयन दोनों का मिला जुला प्रतिरूप। विलय, विलायक और विलयन तीनों में से शुद्ध कौन है? बताओ मेरे को फटाफट। तीनों में से शुद्ध कौन है? ध्यान से बताना। एक विलय, एक विलायक, एक विलयन, तीनों में से शुद्ध कौन है? परम शुद्ध, अति शुद्ध विलायक। विलायक क्या है यहां पे? जल। क्या है विलायक? जल। क्या चीनी कभी शुद्ध होती है? चीनी यहां पे क्या है? विलय। किसमें घोल रहे हो? विलायक में। विलायक क्या है यहां पे? पानी। जब दोनों घुलेंगे तो बन जाएगा मीठा पानी। मीठा पानी क्या है? विलयन। क्या है बेटा? विलयन। समझ आ गई बात? ध्यान से, क्लियर हो गई? अब कंफर्म रहेंगे शब्द पूरे के पूरे। ये कहता है यदि तरल माध्यम में भोजन को ग्रहण करो तो बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। क्या प्लाज्मा झिल्ली करती है? अरे बोलो, करती है? करती है। अगर बोलूं ठोस माध्यम में भोजन का अंतः ग्रहण, तो क्या प्लाज्मा झिल्ली करती है? करती है। कैसे करती है बताओ? अरे यार, रोटी का निवाला खा रहे हो ना, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की तरफ से जा रहा है। प्लाज्मा झिल्ली तो उसका अब्जॉर्प्शन करेगी। पानी पी रहे हो, वो भी कहां जा रहे हैं? हमारी पूरी बॉडी अंदर प्लाज्मा झिल्ली है, ये पूरी की पूरी। समझ आ गई बात बेटा? अब पानी भी पी लिया, पिनोसाइटोसिस। खाना भी खा लिया, फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस तरल माध्यम में, फैगोसाइटोसिस ठोस माध्यम में। खा रहे हो, भगवान करे आपके अंदर पच जाए, भगवान करे आपके अंदर पच जाए। बाई चांस यदि नहीं पचा, एक्सोसाइटोसिस, बहिर्गमन। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल। अपशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन। चलो तीनों को नाम देते हैं अपने। अगर ये पिनोसाइटोसिस है तो क्या बोलेंगे? सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग। ये क्या है? फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। ये क्या है? नहीं पचा, सेल वॉमिटिंग, उल्टी करना। प्लाज्मा झिल्ली क्या कर रही है? उल्टी कर रही है। इसको क्या बोल देंगे? ये लो, सेल वॉमिटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉमिटिंग। नाम समझ आ गया? अब पता लग गया उल्टी तुम नहीं करते, तुम्हारी प्लाज्मा झिल्ली करती है। भाई सुन की बात ध्यान से, समझ आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे? सेल ईटिंग बोलेंगे। कहां लिखूं? यही लिख दूं क्या? ये लो, सेल ड्रिंकिंग, सॉरी, ये है सेल ड्रिंकिंग। इसको बोलेंगे सेल ईटिंग। सेल ईटिंग। और इसको क्या बोलेंगे? सेल वॉमिटिंग। जो पदार्थ शरीर में नहीं बचे, शरीर से बाहर। अब प्लाज्मा झिल्ली हर एक बार उल्टी नहीं करती भाई। कभी कभी हमारे शरीर से दुर्गंध भी बाहर निकलती है, हमारे शरीर से पसीना भी बाहर निकलता है, विभिन्न प्रकार के लेटेक्स पदार्थ निकल रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कानों से मैल आ रही है, शरीर से गंदगी बाहर निकल रही है। दैट इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग। क्या बोलेंगे? सेल वॉमिटिंग। प्रत्येक कोशिका अपना अपना वर्क संपन्न कर रही है। यहां पे
क्लियर हुआ? ये है कंप्लीट प्लाज्मा झिल्ली। सेल वॉल टॉपिक का छोटा सा टॉपिक हमारा एक रह गया, कौन सा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, जिसमें मैं बताऊंगा कि सेल डोज का निर्माण कैसे हुआ। छोटा सा है, मात्र 2 मिनट का है। कल चलेंगे हम कोशिकांगों का टॉपिक संपन्न करेंगे, ठीक है बेटा, जिसके अंदर हम दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और झिल्ली रहित कोशिकांगों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।